नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देहरादून में उप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आयोजित कार्यक्रम में 307 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्ट और उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि पहले की सरकारों में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए जा रहे हैं और सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर है। राज्य में भर्ती हो रही है और बिना दलाली के हो रही है, बिना पक्षपात के हो रही है, बिना नकल के हो रही है। जिन्होंने अपने समय में इसको एक कारोबार बना दिया था, वे आज हमें ईमानदारी पर भी कभी प्रवचन देते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसे लोगों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों का हमें कोई प्रवचन नहीं चाहिए। आपने कोई एक ऐसा काम नहीं किया कि हम आपके प्रवचन सुनेंगे। उत्तराखंड की जनता भी अब पहचान चुकी है कि कौन युवाओं के भविष्य के साथी हैं और कौन युवाओं के सपनों के सौदागर हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर वर्तमान राजनीति और विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ये भेंट पूरी तरह शिष्टाचार आधारित रही। पीएम मोदी की ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। देहरादून आरटीओ कार्यालय में हर गुरुवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जा रहा है, जहां अधिकारी और कर्मचारी बस, साइकिल और स्कूटर से दफ्तर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरटीओ के कई कर्मचारी पिछले 1 साल से नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं और इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी की अपील के बाद सरकारी कार्यशैली में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं। सभी देशवासी और हमारे अपने प्रदेशवासी और अपने क्षेत्रवासियों को अनुरोध करता हूँ प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग अपने बसों से, वाहन से चलें, स्कूटी से करें, फ्यूल का बचत करें और हर चीज़ की बचत करें। और आज हम सब लोगों ने वो किया है, भ्रमण किया है और आज हम यहाँ बस से यहाँ पर आए हैं, तो हम सबको कर्तव्य भी है। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां ऊर्जा संरक्षण को लेकर सरकार और प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल डीजल बजट के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें वाहनों की संख्या आधी करना, सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम शामिल है। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही एसी और बिजली के सीमित उपयोग पर भी सख्ती की जाएगी। उत्तराखंड समेत पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। राजधानी देहरादून में पहले पेट्रोल 93 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जो अब बढ़ करके 96 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आम लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर आइए जानते हैं क्या है जनता की राय। बढ़ना तो फरवरी में चाहिए था, प्राइसेस तो फरवरी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने तक झेला है। और एक गवर्नमेंट कितने दिन तक झेल रहा है, उनको भी तो देखना है। जैसा कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स में कर्फ्यू लग चुका है, तो थोड़ा तो लोगों को पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। देखते हैं, बाकी आगे गवर्नमेंट कर रही है, उसका आगे क्या होगा। सर, सारी चीज के दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ज्यादा जो है जनता पे बोझ पड़ रहा है सभी चीजों। सरकार को कुछ नया कदम उठाना, सरकार क्या कर सकती है, सरकारी बढ़ा रही है, सरकार सही उसमें चलती तो न बढ़ती। अभी उन्होंने सही कदम उठाया है, जाके जनता पे थोप रहे। चुनाव के जितने भी हुए हैं वो सारे जनता पे हुआ, जितने भी चुनाव कराते हैं तो ये रेडियां वगैरह इसका जो है जनता पे थोपा जाता है। तो क्या करें सर, पढ़ाई तो आम आदमी तो डलवाना ही है, बेचारा क्या करेगा, पिसेगा ही तो डलवाना ही है। अभी मतलब क्या करें सर, नहीं
बहुत बढ़ती जा रही है सर, बहुत बुरा हाल हो रखा है इससे, मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रखा है इससे। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून रेस कोर्स शक्तिमान पेट्रोल पंप पर, और कल रात से पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पहले 93 रुपए 51 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर मिल रहा था, और अब 96 रुपए 25 पैसे पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। और 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं महंगाई का एक झटका आम आदमी पर एक कहीं ना कहीं इसे इस तौर पर देखा जा सकता है, और लोग जो है महंगाई की मार झेलने के लिए कहीं ना कहीं अब फिर से जो है तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लोगों की जेब पेट्रोल के माध्यम से हर चीज महंगी होने वाली है, और ईरान और अमेरिका युद्ध का इसे एक तरह से प्रभाव कह सकते हैं। और उत्तराखंड की राजधानी में भी पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, और आम आदमी को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। और वही देहरादून से बड़ी खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की और इस दौरान चल रहे ऑपरेशन प्रहार की सर्किल वार समीक्षा की। एसएसपी ने वांछित इनामी और पेशेवर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए, साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन, रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी सख्ती बढ़ाने को कहा गया है। और रात में बार, पब और होटलों को नियमित चेकिंग के और नियम तोड़ने वालों पर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। और आगामी चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। बीकेटीसी के मुताबिक हर साल भारी भीड़ की वजह से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में उनके लिए अलग से कतार और विशेष प्रवेश व्यवस्था लागू की जा रही है। और इस नई व्यवस्था से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु बिना लंबी लाइन में लगे आसानी से दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। और रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने हुए प्रशासन ने व्यवस्थाएं सख्त कर दी है। यहां यात्रियों को कतारबद्ध कर व्यवस्थित तरीके से शटल सेवा पॉइंट तक पहुंचाया जा रहा है। यहां से यात्री शटल सेवा के माध्यम से गौरीकुंड के लिए रवाना हो रहे हैं। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। राजधानी देहरादून की एक महिला उद्यमी आज प्रदेश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। विकासनगर की ग्राम सोरना डोबरी निवासी कल्पना बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं और रीप परियोजनाओं की सहयोग से स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट की स्थापना कर महिला आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से शुरू हुई ये यूनिट आज सालाना 40 लाख रुपए का कारोबार कर रही है और 9 महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। मिलेट्स और पारंपरिक उत्पादों से तैयार बिस्कुट, मिल्क रस और अन्य उत्पादों की मांग देहरादून से लेकर टिहरी और उत्तरकाशी तक बढ़ रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी यूनिट ने शानदार सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री धामी ने इस महिला समूह के कार्यों की जमकर सराहना की है। हमारी ये जो बेकरी है, ये जो संचालित हो रही है, ये डोबरी गांव में ही हो रही है और ये 2024 में रिप द्वारा हमें प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मिला था। 10 लाख का उनका प्रोजेक्ट था और आज करते करते हमें 1.5 साल हो गया और हम अच्छा टर्नओवर दे रहे हैं। और गांव की आसपास की हमारे समूह की बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। 9 लोग हम इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो सैलरीड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन का वेजिस, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा महीना हमारे साथ काम करते हैं। और हमारा जो टर्नओवर है वो अच्छा खासा 3+ जा रहा है। और रुड़की से कानून व्यवस्था को चुनौती देता एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ युवक एक शख्स के साथ सरेराम बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्य आरोपी की पहचान कृष के रूप में हुई है, जो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जाता है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कई बार जेल भी जा चुका है। वहीं पीड़ित युवक मंगलौर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तराखंड की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर मीना राणा पिछले कई सालों से अपने गीतों के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक मुद्दों को आवाज देती आ रही हैं। उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई प्रसिद्ध लोक गायकों के साथ अनगिनत गीत गाए हैं, जिन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है। पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ की जीवन शैली जैसे ज्वलंत सब्जेक्ट्स पर उनके गीत लोगों के दिलों को छूते हैं। देहरादून में हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने मीना राणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून में और मेरे साथ उत्तराखंड की स्वर कोकिला हैं मीना राणा जी। आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से उनके गाने बहुत चर्चित रहे हैं और उनका जो एक गायकी का एक जो दौर है लंबे समय से हम भी बचपन से देखते रहे हैं। आइए सीधे बातचीत करते हैं मीना राणा जी से। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे देखते हैं मैम, आप उत्तराखंड के जो गढ़वाली गीत हैं उनको आप गाते रहे हैं, उनमें तमाम समस्याएं आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी तमाम गाने गाए हैं। कैसे देखते हैं उत्तराखंड की जो कल्चर है, संस्कृति है? हाँ, हमारी संस्कृति बहुत ही उच्च स्तरीय है और हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। हमारी देवभूमि के नाम से हमारा उत्तराखंड, हम देवभूमि के लोग हैं, हम देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं और हमारा कल्चर बहुत ऊंचा है, बहुत उच्च स्तरीय है। और मैं बचपन से ही गा रही हूँ और आज तक गा रही हूँ, वो सब इसलिए कि शायद हमारा जो कल्चर है, हम लोग अपने गानों में, अपने गीतों के माध्यम से, अपने गीतों में अपने कल्चर को शो करते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं, तो लोगों को पसंद आता है, लोग पसंद करते हैं। और लोकप्रियता जो बचपन में मुझे मिली थी, अभी भी भगवान की कृपा से मुझे लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं लोगों का भी, अपने दर्शकों का धन्यवाद करूंगी, श्रोताओं का भी। जी मैम, आप पलायन को लेकर भी आपने तमाम गाने बनाए हैं और अभी हाल ही में एक मूवी भी बन रही है पलायन को लेकर के, उसको कैसे देखते हैं आप? उत्तराखंड में पलायन को लेकर के आपका क्या विचार है? अभी जिस मूवी के उद्घाटन के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है, आई लव कुलिंदा, तो ये बेसिकली ये शायद पलायन के ऊपर है, बेस है। और पलायन, हमारे उत्तराखंड से पलायन ना हो, इस पे आधारित ये मूवी है। तो हम लोग ने भी काफी अपने गीतों के माध्यम से जितना हो सका है काफी गीत गाए हैं अपने, खासकर मतलब मैं अपने गीतों के माध्यम से ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे तो अपनी बोली भाषा से बचा सकते हैं। और एक सालू बटी हम गाना चाहता अपनी बोली भाषा बचाई छमरी, चाहे वो गीतों के माध्यम से आप देख लिया कि लेके आजकल जो छोटा छोटा बच्चा होना चाहिए वो सब गीतों को गाते हैं हमारे साथ साथ। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बोली भाषा उनको अट्रैक्ट करती है ना। तो और पलायन का जहाँ तक सवाल है, तो पलायन तो दूर दराज क्षेत्रों में वास्तव में हो ही रहा है क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। रहना खाना हो तो कोई भी पलायन शायद ना हो, तो हमको ज्यादातर यही करना पड़ेगा कि अपना पलायन बचाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को हम लोग शिक्षा दे पाए, अपने स्वास्थ्य दे पाए, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को। माँ बहने आजकल कितना जो भी डिलीवरी केसेस होते हैं, तो दूर दराज जो है गांव में अभी भी वहाँ दिक्कतें हैं, जो कि उनके लिए सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और तो ये सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, तब हमारा पलायन रुक पाएगा।
तो ये थी स्वर कोकिला उत्तराखंड की मीना राणा जी, जिनका मानना है कि उत्तराखंड में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की और आवास की अगर दूर दराज क्षेत्रों में सुविधा हो तो पलायन जीरो हो सकता है। और वो समय समय पर अपने गानों के माध्यम से पलायन बचाने को लेकर के उनका जो है संदेश भी देती रही हैं। और अभी भी जो है वो गायकी के क्षेत्र में गढ़वाली गायकी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कार्य कर रही हैं। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। रुड़की में एक शादी समारोह उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया जब दूल्हे की कथित प्रेमिका अचानक बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। युवती ने दूल्हे पर प्यार, निकाह और तलाक के नाम पर धोखा देने की गंभीर आरोप लगाए। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कलियर थाना इलाके के मेहवड़ गांव में बारात आई थी। शादी की रस्मों के बीच युवती ने दावा किया कि उसका दूल्हे के साथ करीब 10 साल से प्रेम संबंध था और शादी का वादा किया गया था। युवती के हंगामे के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया और आखिरकार दूल्हा बारात लेकर बेरंग लौट गया। फिलहाल मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अचानक पता चला कि उस्मान की शादी हो रही, तो मैं तुरंत वहाँ से घर से निकल गई। और निकलने के बाद मैं जब यहाँ आके देखा, मैंने सोचा शायद कभी किसी और की हो रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो जैसे मैं अंदर जाके देखा तो सच में उस्मान था। और फिर मैं यहाँ पे जब आई तो आने के बाद मैंने उससे बोला कि तू शादी कर रहा, तो उसने तो मुझे बोला कि तू यहाँ क्या करने आई, इसे किसने बुला दे यहाँ, तू यहाँ क्या करने आई। और सब उसके भाइयों ने उसके दोस्तों ने सबने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे धक्के दे के यहाँ से निकाला गया। 10 साल तो 10 साल से झांसा ही दे रहा था क्या? जी, झांसा ही दे रहा था 10 साल से मुझे कि शादी करूंगा तेरे से ही करूंगा, भरोसा रख। और हरिद्वार में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के तहत उत्तराखंड का पहला मामला दर्ज किया गया है। मामला बुग्गावाला थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला की शिकायत के आधार पर पहले संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में जांच के आधार पर यूसीसी की धाराएं भी जोड़ दी गई। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक ये प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद पहला केस है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। पीड़ित महिला ने अपने पति, ससुर समेत कई लोगों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें हलाला जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बुग्गावाला में 4 अप्रैल को एक पीड़िता ने आके थाने पे तहरीर दी थी अपने ससुराल के खिलाफ, और उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए थे। और मूलतः यह मुकदमा 115(2) और 85 BNS में लिखा गया था। साथ में इसमें 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट था और 2019 का जो भारत सरकार का मुस्लिम विवाह अधिनियम है, उसके तहत इसमें मुकदमा लिखा गया था। और इसमें दौरान तफ्तीश ये पाया गया कि जो हमारा राज्य सरकार का यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 का पार्ट 2 और 3, इसके तहत भी इसमें आरोप बनते हैं। तो इन धाराओं की बढ़ोतरी की गई और फाइनली इसमें कल चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेट का पहला केस है जिसमें कि यूसीसी के तहत पुलिस ने जो है माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजी है। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां एसएसपी की सख्ती के बाद पुलिस ने पूर्व सैनिक के साथ मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र का है, जहां राय सिंह बिस्ट ने शिकायत दी थी कि आरोपी मनीष ने घर की दीवार फांदकर जबरन प्रवेश किया और उसके साथ उसकी पत्नी से भी मारपीट की, साथ ही मोबाइल फोन छीन कर फेंक दिया। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की जानकारी के आधार पर आरोपी को गुमानीवाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। और देहरादून से खबर है, जहां पर एसएसपी की सख्ती के बाद पुलिस ने रंगदारी गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। दून पुलिस ने कारोबारी से 25 लाख रुपए की रंगदारी में मांगने वाले गिरोह के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से वसूली गई रकम और 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। मामले में पहले ही मुख्य साजिशकर्ता सहित 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। आरोपियों ने पुलिस सेटिंग के नाम पर धमकी देकर पैसे वसूले थे और पुलिस ने तकनीकी सबूतों और सर्विलांस के आधार पर पूरी गैंग का खुलासा किया है। और देहरादून में जहां गर्मी के सीजन में बिजली आपूर्ति को लेकर ऊर्जा निगम ने बड़े इंतजाम किए हैं।
उत्तराखंड में इस बार बिजली कटौती की समस्या नहीं आने का दावा किया गया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक जीएस बुदियाल ने बताया कि प्रदेश अपने संसाधनों से पर्याप्त बिजली उत्पादन कर रहा है। साथ ही केंद्र सरकार से केंद्रीय पूल के माध्यम से अतिरिक्त बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और किसी क्षेत्र में बिजली कटौती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। और ऋषिकेश के नीम बीच क्षेत्र में डूबे दिल्ली निवासी युवक का शव एसडीआरएफ की ढालवाला टीम ने बरामद कर लिया है। 14 मई को मुनी की रेती में गंगा नदी में नहाते समय 16 साल के युवक के गंगा में डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगातार तलाश अभियान के बाद 15 मई को एसडीआरएफ के डीप डाइवर कांस्टेबल अजय सिंह ने करीब 15 से 20 फीट गहराई में जाकर के दिल्ली निवासी युवक आशीष कुमार का शव बरामद किया। शव को पानी से बाहर निकालकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ के कई जवान भी शामिल रहे। उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंबोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक डीडहाट, कपकोट, कौसानी, केदारनाथ, देवप्रयाग, डोईवाल और इसके अलावा बरकोट, बद्रीनाथ, रानीखेत, जोशीमठ और देवाल समेत आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। और खबरों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।